नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। स्वागत है आप सबका। राज्यसभा के इलेक्शन हो चुके, नतीजे आ चुके। 3 सीटों पर नतीजे आने के बाद अब बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों दलों का मध्य प्रदेश में फोकस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है, क्योंकि प्रदेश में शिवराज सरकार रहेगी या कमलनाथ सरकार की वापसी होगी, उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। इन सब के बीच में सिंधिया समर्थकों ने अब सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की आस लगानी शुरू कर दी। जाहिर है भाजपा के लिए और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। सिंधिया जैसे कद्दावर नेता के प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भूमिका किस तरह की रहेगी, उनके समर्थकों का मंत्रिमंडल में और संगठन में उचित एडजस्टमेंट कैसे होगा, और इससे प्रभावित होने वाले सीनियर भाजपा विधायकों की मान मनौवल वक्त रहते किस प्रकार की जाएगी। तैयारी इसकी पहले से चल रही, लेकिन इन चुनौतियों के हिसाब से अगर देखें तो यहां चुनौती ज्यादा है, पर कांग्रेसी खेमा और सिंधिया उनके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं। दोनों के लिए उपचुनाव साख का सवाल। सिंधिया के पाला बदलने के बाद प्रदेश में न केवल सरकार पलट गई, बल्कि उनके समर्थकों की तस्वीर भी उलट गई। कभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न मनाने वाले सिंधिया समर्थक विधानसभा भवन के बाहर बीजेपी का गमछा डाले सिंधिया के राज्यसभा सांसद बनने की खुशियां मनाते दिखे। समर्थकों का मानना है कि उनके नेता सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने का यह पहला पड़ाव है। वैसे राज्यसभा चुनाव के बाद अब सवाल ये कि क्या प्रदेश में शिवराज के साथ साथ सिंधिया भी बीजेपी का चेहरा होंगे? क्या सिंधिया के राज्यसभा में पहुंचने से भाजपा में एक और पावर सेंटर नहीं बनेगा? सवाल यह भी कि बीजेपी संगठन सिंधिया समर्थकों को अब कैसे एडजस्ट करेगा। मंत्रिमंडल समेत प्रदेश संगठन में सिंधिया समर्थकों को क्या और कितनी तरजीह मिलेगी? हालांकि भाजपा का दावा है कि पार्टी की रीति नीति के मुताबिक ही काम होगा, जबकि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बहाने बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट पर सवाल उठा रही है। महाराजा पे भारी पड़े राजा, और दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले, और बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111 मिले। तो 2 भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागरी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा, और ये पूरी सरकार और 2 इनके केंद्रीय मंत्री आए, ये पूरी तरह फेल हो गए। 2 वोट इनके जो इनका आंकड़ा था उससे ज़्यादा कांग्रेस को मिला। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। सीएम शिवराज पर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करने का दबाव बढ़ेगा। बताया जाता है कि मंत्री पद छोड़ने वाले सिंधिया समर्थक कांग्रेस के बागी चुनाव प्रचार में मंत्री बनकर ही जाना चाहते हैं, जबकि कुछ और सीनियर पूर्व विधायकों को मंत्री पद मिलने का वायदा किया गया है। अगर ये दबाव काम करता है तो इन हालात में भाजपा के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्रियों को शिवराज कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे ये सब तब सार्थक होगा जब भाजपा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। इसीलिए भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पर फूल सिंह बरैया की जानबूझकर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए निशाना साधना शुरू कर दिया। पार्टी का नेता बरैया के जरिए कांग्रेस को दलित विरोधी बता रहा है। राजा महाराजा पे भारी नहीं पड़ा, राजा दलित पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया जी को वरीयता क्रम में 2 नंबर पर रखा, सबसे पहले वो उनका अपमान हुआ, और दिग्विजय सिंह जी को जो सामंतवादी हैं, जो राजा हैं, उनको आगे रखा गया। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करना है। दोनों दलों की रणनीति तैयार है। कांग्रेस बागियों की धोखेबाजी और भाजपा की सौदेबाजी को टारगेट करेगी, तो बीजेपी कांग्रेस की अंतर्कलह और कांग्रेस सरकार के असफल कार्यकाल के आरोप को लेकर जनता के दरबार में वोट मांगेगी। लेकिन यह भी सच है कि इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा के सामने वक्त रहते नए पुराने नेताओं को एडजस्ट करने का बड़ा चैलेंज है। राकेश चतुर्वेदी के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।
तो इतना तय है कि आने वाले वक्त में जो 24 सीटों के उपचुनाव है उस पर दोनों दलों का फोकस होना चाहिए, और अभी दिखता भी है दोनों दलों की तरफ से रणनीति तैयार है, मुद्दे तकरीबन तैयार दिखते हैं। स्थानीय मुद्दों के अलावा जो प्रमुख मुद्दे हैं कि किसने सरकार गिराई और किस वजह से सरकार गिरी, इस पर फैसला जनता को अब करना है, जनता इस पर फैसला करेगी। दूसरा, मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है नए लोगों को एडजस्ट करना, पुराने रूठे नहीं उनको वक्त रहते मनाना, और ये कैडर बेस्ड पार्टी है तो इसमें अगर कुछ परिवर्तन इस समय रीति में है तो उनको कैसे नए खेमे के लोग एडजस्ट कर पाएंगे, ये उनके लिए भी चुनौती है। और साथ में चूंकि उनके चेहरे जाने हैं चुनाव में, तो जनता क्या उनकी बातों पर भरोसा भी करती है, ये उनका एक परीक्षा का वक्त होगा। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे आपसे परिचय कराते हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीधे और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। सैयद जाफर साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर डिबेट में शामिल होते हैं और एनालिसिस करते हैं कि जो इस समय माहौल चल रहा है उसका क्या असर पड़ेगा जनता पर। रजनीश अग्रवाल साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। राज्यसभा इलेक्शन में आज दिन भर चर्चा इस बात की चलती रही कि राजा महाराजा पर भारी पड़े कि दलित पर भारी पड़े, ये दलित का एजेंडा, ये मुद्दा क्या आने वाले उपचुनाव के हिसाब से पहले से सेट हो गया? बिल्कुल जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे कि किस प्रकार ये अनुसूचित जाति और जनजाति के नेतृत्व के साथ में खिलवाड़ करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनकी पृष्ठभूमि, इनके 40 साल का मध्य प्रदेश में व्यवहार राजनीतिक तौर पर जो रहा है दलित नेतृत्व के साथ में, वो हम लेकर जाएंगे। फूल सिंह बरैया जी केवल सवाल नहीं है, और वो ये भी सवाल नहीं है कि वो क्या बयान दे रहे हैं। सवाल ये है कि आपने खड़ा क्यों किया था जब आपके पास नंबर्स नहीं थे, और आपके पास जब नंबर्स नहीं थे तो आपने फिर प्रथम वरीयता पर क्यों नहीं किया? तो उन्हीं को क्यों, वरिष्ठता की अगर बात कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया जी वरिष्ठ थे, तो फिर बाकी तमाम दूसरे वरिष्ठ थे, उनको क्यों नहीं किया? सवाल यही है कि आपने दलित नेतृत्व का एक मोहरा बनाने का काम किया और उसके बाद में छिड़क दिया, हटा दिया, और उनके साथ में जो अन्याय किया वो सबके सामने। और ये सवाल दलित नेतृत्व का है, मात्र फूल सिंह बरैया जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सवाल इसका नहीं है। ये पूरे के पूरे एक समुदाय के साथ में, एक वर्ग के साथ में इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, लेकर जाएंगे। और इनके सरकारों में जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार होता रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर और तमाम प्रकार के ऐसे नेता जिनके साथ में अन्याय अत्याचार ये करते रहे, हम सब बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, अधिकार है, बताना चाहिए कि किस प्रकार इन्होंने छिड़का धड़का और तिरस्कार किया इनका। चलिए सैयद जाफर साहब उत्तर दे दें, दलितों के साथ में हमेशा किस तरह का बर्ताव हुआ कांग्रेस पार्टी में, अग्रवाल साहब ने जो कहा, और अब इसे मुद्दा बनाएंगे, 24 सीटों पर उपचुनाव के वक्त इसे ले जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, दलित हमारे लिए मुद्दा नहीं है। दलित वर्ग वही है जिस वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया और ऊपर उठाया, एक बात। दूसरी बात ये कि जिस दलित वर्ग की ये बात कर रहे हैं और जिस उपचुनाव में हम और ये जाने वाले लोग हैं, उस उपचुनाव, उसके आम चुनाव में उस दलित वर्ग ने पूरे एक सिरे से ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी को दलित वर्ग का न कोई विधायक जीता और ना ही दलित वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो वो इसलिए हुआ कि 15 साल में इनके कार्यकाल से वो दुखी थे, एक बात। दूसरी बात, रजनीश अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे से बहुत ज्यादा वरिष्ठ है, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आप कम से कम तथ्यात्मक बात करें, क्योंकि आपको जनता आपकी बातों पे बड़ा भरोसा करती है और आपकी बातों को मानती है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं कि राज्यसभा में दलित के साथ गलत हुआ, आप कैसी बात करते हैं? जब नॉमिनेशन भरा गया, आप याद करिए रजनीश जी, उस समय तो आप सरकार गिरा रहे थे। जिस समय हमने नॉमिनेशन भरा उस समय तक 22 विधायकों के इस्तीफे नहीं हुए थे, उस समय तक सरकार नहीं गिरी थी, उस समय तक नंबर में कांग्रेस पार्टी आपसे आगे थी, और हमने उस आधार पर सेकंड नॉमिनेशन हमने भरा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपको फूल सिंह बरैया से इतना ही प्रेम था तो आप दिला देते बीजेपी के वोट। तीसरी बात ये कि ये संभव नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने बोला तो मुझे बोला। अब तीसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता देना चाहिए था, तो भैया आपको अगर इतने ही दलित और आदिवासी प्रेम है तो सोलंकी जी को आप प्रथम वरीयता के वोट दिला देते, आप सिंधिया जी को दूसरी रख लेते। आपके पास तो पूरी तरीके से सेफ था कि आपके पास इस पोजीशन पे 2 सीट आप जीत रहे हो, तब आपने क्यों नहीं किया? तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम वही बात करें जो कि अच्छी लगे और सही हो। हमको सिर्फ अच्छी लगे ना लगे, बात सही हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी, सही बात करते हैं तो सही बात करें, सही। अच्छी लगे ना लगे ये बिल्कुल। छोड़ दें जनता पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, अग्रवाल बिल्कुल। साहब उत्तर दे दें अब इस बात का। उत्तर में मैं उत्तर दे दूं। जी देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने आज सिलसिलेवार अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा भी है कि ठीक है, पहले आपको पता नहीं था कि नंबर्स आपके ज्यादा हैं इसलिए आपने कर दिया, बाद में तो पता चल गया ना, और तब फिर सेकंड प्रायोरिटी पर क्यों रखा? इसका मतलब है केवल मोहरा थे, दिखावे के लिए थे। आपने तो अन्याय किया। आप उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो सब कुछ रह चुके हैं, मुख्यमंत्री 10 साल रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, तमाम प्रकार के उनके दूसरे पदों पर भी रहे, विधायक, सांसद, ये वो, क्या क्या गिनाऊंगा। पर आपने क्यों किया? और आपका केवल एकमात्र कृत्य नहीं है जी, आपने सिलसिलेवार इन 70 सालों में देश में और 40 सालों में मध्य प्रदेश में, एक एक करके गिनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने गिनाया पर जवाब तो आपने दिया नहीं। मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे से मोहब्बत करते हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुद्दा यही है, मुद्दा यही है कि ये अन्याय क्यों, ये अत्याचार क्यों, और ये इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर। सवाल यही है कि बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम मैंने लिया, वहां से लेकर अब तक हर दलित नेतृत्व के साथ में अपमान किया है, और भाजपा के देश में सबसे ज्यादा विधायक हैं एससी के, एसटी के देश में। चलिए, जाफर साहब को सबसे ज्यादा पूछना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा सांसद इस वर्ग के भाजपा के हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद भाजपा के इस वर्ग के हैं। उठाकर रिकॉर्ड पर देख लो तो समझ में आ जाएगा। 2 अप्रैल को ग्वालियर चंबल संभाग में आपके शासनकाल में क्या हुआ मध्य प्रदेश ने देखा। उसका जवाब ग्वालियर चंबल संभाग में जनता ने आपको वहां से नकार के दिया। इसलिए तो आपको खरीद फरोख्त करनी पड़ी, इसलिए तो आपको सिंधिया हाथ कंगन को मैनेज करना पड़ा। आ रहे हैं, देख लेंगे फिर देख लेंगे। हम तो किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं करते, हम तो सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे लिए तो आरक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर भी और SC ST OBC भी सब बराबर हैं। सबको हम प्राथमिकता के साथ में, जो जरूरतमंद है उसको प्राथमिकता पर, बाकी सब अपने स्नेह के साथ में विकास के लिए तरस हैं। 30 सेकंड में आपको जवाब दूंगा रजनीश जी, इन सब बातों का छोटा सा। रजनीश जी, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार को आपने पीछे के दरवाजे से खरीद लिया और उस बहुमत को आपने नकार दिया, और उस बहुमत को आपने खरीद फरोख्त करके अपना बहुमत बना लिया। ये जनता से छुपा नहीं। अगला सवाल ले लीजिए। कब तक कहोगे? अगला सवाल ले लीजिए। कब तक कहोगे सैयद जी? कब तक कहोगे ये बात? ये तो मूल वजह में है रजनीश अग्रवाल साहब। अगर ये मूल वजह में है, शुरुआत में भी सब जानते हैं, ठीक बात है, आप दोनों ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया पॉइंट का, लेकिन बात तो यही है कि उपचुनाव हो क्यों रहे हैं? उपचुनाव हो इसी बात के लिए रहे कि यहाँ पर सम्मान नहीं था इसीलिए गए हैं, या अपने बोझ से गिरी सरकार है जैसा आपका दावा है, या पीछे से खरीद फरोख्त करके जो आरोप लगाए गए उस तरीके से सरकार गिराई गई, या आत्मस्वाभिमान की बात थी या महत्वाकांक्षा थी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। खैर, इस समय जो दलित का मुद्दा है, पहले मैं इस पर एक कमेंट ले लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन जी। वैसे हमेशा जब भी कभी वोट की बात आती है तो वर्गों के हिसाब से पार्टियां कैंडिडेट भी चुनती हैं, मुद्दे भी सेट करती हैं और उसी मुताबिक प्रचार भी सेट करती हैं। ये जो प्रचार अभी इस समय सेट दिख रहा है, ये मूल सेंटिमेंट में कैसे शामिल हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये उस बेल्ट के हिसाब से सेट किया गया जहां उपचुनाव की ज्यादा सीटें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है पुनीत जी की बरैया का मुद्दा जो है अपनी जगह पे है और ये कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी सेंट्रल थीम दल बदल और धोखा रहने वाली है। दल बदल जो है कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जाएगा और भाजपा ये कहेगी कि साहब दल बदल इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस की सरकार जन विरोधी थी। तो दल बदल और धोखा उपचुनाव की सेंट्रल थीम रहने वाली है। बरैया का फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो दलित वाला फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं उसका मुद्दा उठाया जाएगा भाजपा की तरफ से। दूसरी बात, इन हार जीत के हम हाइड इफेक्ट की बात इस शो में कर रहे हैं, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा और महाराजा की जो लड़ाई जो पारंपरिक रही है उसके दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है। आप ये देखें कि एक प्रचारित कयास ये है कि दिग्विजय सिंह इस बात के पक्ष में नहीं थे कि सिंधिया राज्यसभा में जाए, कोई दावा नहीं करता, लेकिन ऐसा कयास लगाया गया था। लेकिन अब आप देखें कि राजा और महाराजा दोनों जो है राज्यसभा चले गए
ठीक। अगर मान लीजिए सिंधिया कांग्रेस नहीं रहते और उनको टिकट दिया जाता सभा का, तो ये शायद आज हम बहस कर रहे हैं, बहस नहीं कर पाते। तो अब सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा में एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं और सिंधिया फैक्टर जो चुनाव आने वाले हैं उपचुनाव में उसमें प्रभावी रहेगा। दूसरी बात, लगातार भाजपा की तरफ से दिग्विजय सिंह को चेहरा बना के हमले किए जाएंगे उपचुनाव में, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अपना एक और कार्यकाल अपने पास ले लिया है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो प्रासंगिक बने रहेंगे। चलिए, मैं आपका जो पॉइंट है उस पर भी आने ही वाला हूं और उस पर बात करने वाला हूं। छोटा सा ब्रेक लेके लौटूंगा और इस समय का जो सबसे बड़ा प्रश्न है दल बदल का, ये तो मूल सेंटिमेंट में सब देख रहे हैं, लेकिन अब सिंधिया, उनका वर्चस्व और जो उनका जेस्चर है, जिसके बारे में बीजेपी के नेता लगातार उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद कह रहे हैं कि बड़े कद के नेता हैं, निसंदेह वो बड़े कद के नेता हैं, लेकिन प्रदेश में जो बड़े कद के नेता रहे हैं उनके साथ में अब कैसे एडजस्टमेंट बनाकर वो काम करेंगे, उसका भी एक सवाल है। क्योंकि अगर हम साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये इफेक्ट भी अभी से दिखने लगा है। तो राज्यसभा चुनाव के बाद में अब तैयारी उपचुनाव की। उपचुनाव के पहले जो जीत हार के साइड इफेक्ट हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रजनीश अग्रवाल साहब, अब थोड़ी सी बीजेपी की सत्ता पक्ष की और चिंता है, जो विपक्ष वक्त वक्त पर जाहिर करता रहा है, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, सिंधिया जी का प्रदेश में अब कद कैसा होगा, जिस बात से उनके खेमे से लगातार उनकी पार्टी जूझती रही, अब आपकी पार्टी कैसे इसको टैकल करेगी। अगर सबको जगह दे दी उनकी मंशा के मुताबिक, तो आपके बड़े कद्दावर और पुराने नेताओं का क्या होगा, उनको आप कैसे मनाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं विपक्ष की भी और शायद आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी। उन पर कोई जवाब देंगे अब, या अभी भी सही वक्त नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देने में कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। देखिए, लॉकडाउन नहीं होता तो ये सवाल भी नहीं उठते, क्योंकि उसका मौका भी नहीं मिलता। लेकिन लॉकडाउन के कारण, इतना लंबा लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 की जो समस्या है, संकट है, उसके कारण स्वाभाविक है सवाल उठना विपक्ष का, क्योंकि उनके पास तो कोई अपना सकारात्मक बताने के लिए कुछ है नहीं, कुछ उपलब्धि बताने के लिए है नहीं, तो केवल सिंधिया फोबिया से ग्रसित है, इसलिए इर्द गिर्द उसके सारे सवाल उठते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार, आप मीडिया के बंधुओं से बहुत स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि वह जल्द होगा। तो इस बीच में राज्यसभा इलेक्शन आ गया, तो स्वाभाविक है राज्यसभा इलेक्शन के बाद में वो अपनी इस प्रक्रिया के बारे में विचार करके, क्योंकि अधिकार उनका है, और बाकी कहीं कोई दिक्कत ना 5 में है ना 25 में है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहला मंत्रिमंडल नहीं बनाना है, इसके पहले भी बनाया है और गठबंधन तक का बनाया है। दूसरी बात यह है कि सिंधिया जी का स्तर क्या होगा, कद क्या होगा, जनाधार उनका, उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनका रसूख, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी राजनीतिक विरासत, उनके तमाम प्रकार के गुण, उन सबको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही तय किया होगा। तो राज्यसभा सांसद हो गए हैं अब तो, और केंद्रीय नेतृत्व बखूबी इस बारे में चर्चा किया होगा, और आगे जो भूमिका होगी वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसमें कहीं कोई शक सवाल नहीं है जी। तीसरी बात जो है कि बाकी लोगों का क्या होगा या कैसे होगा, देखते जाइए, समय आने पर सब चीजें कैसे होती जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में। सब लोगों को, बाकी लोगों को जिनको सवाल उठ रहे हैं, वो शोध और अध्ययन करें इस विषय पर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे चलती और बढ़ती है। तेज गति से सरकार भी चलाती है और संगठन भी चलाती है, तो कुछ उनके लिए भी होमवर्क होना चाहिए ना, वो भी तो देखें आने वाले समय में किस प्रकार काम हो रहा है। चलिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये होमवर्क रह सकता है जाफर साहब, कि जिस फैक्टर से आपकी पार्टी जूझती रही और आखिर सरकार, चलती सरकार जिस फैक्टर ने गिरा दी, वो अब के बार के उपचुनाव में मेन फैक्टर तो रहने वाले हैं, लेकिन उनकी भूमिका, उनके समर्थकों की भूमिका पर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से एक बात उठती रही, चिंता व्यक्त की जाती रही, वो कितना महत्वपूर्ण होगा अभी उपचुनाव में कांग्रेस के मुताबिक? मैं हर्षवर्धन जी की बात को बिल्कुल बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहला मुद्दा जो चुनाव में जाएगा वो कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस की बात आएगी, उसके बाद बीजेपी की बात आएगी, उसके बाद सिंधिया जी की बात आएगी। पहला मुद्दा यही होगा जनता के सामने कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। हमने 1.5 साल पहले चुनाव में विधायक को जीत के पहुंचाया, चुनाव क्यों हो रहे हैं। जब चुनाव क्यों हो रहे हैं तो उसमें सारी बात निकल के आएगी कि एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार गिरा दी गई जिन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया।
एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार गिरा दी गई जिन्होंने 300 रुपए की पेंशन को 600 रुपए कर दिया। एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार गिरा दी गई जिसने 100 रुपए में बिजली गरीबों को 1 करोड़ परिवारों को दी। एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार गिरा दी गई जिस किसानों को 1400 रुपए HP की बिजली मिलती थी, वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 700 रुपए कर दी। और कौन सी जन विरोधी नीति हमने कर दी? हमने माफिया का सफाया करने का काम किया। हमने सबसे ज्यादा माफिया पे अंकुश चंबल संभाग में लगाया। आप किसी भी व्यक्ति, इनसे ही रजनी जी से पूछ लीजिए, इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बहुत बड़ा रैकेट, चाहे घी का हो चाहे मावा का हो, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घी और अवैध घी और मावा का बड़ा रैकेट चंबल में चलता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार ने उसको तहस नहस किया, उसको खत्म करने का प्रयास किया, उसको रोका। तो और कौन सी गलत नीति हमने कर दी? जनता के सामने रखेंगे, हम भी रखेंगे, ये भी रखेंगे। तो जन विरोधी नीति की जो बात कर रहे हैं इनके पास तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है इनके पास, तथ्य नहीं है, हवाबाजी की बात करेंगे। और मेरा निवेदन है रजनी जी से, बड़े भाई आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, बड़े समझदार हैं, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल अगर हम कहीं गलत होंगे तो अपनी बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो भी बात रखें तथ्यों के आधार पे रखें। जी बिल्कुल 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 मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो माफिया 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 आपके माफिया के नाम पर वसूली करने वाले आप लोग रहे हो। CS तत्कालीन SR मोहंती का वो पत्र कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के हवाले से, जिसमें कहा गया कि आम आदमी को परेशान करने का काम, वसूली करने का काम, तमाम प्रकार का, हिंदी और इंग्लिश में मिला जुला, आप कहें तो हम आपको पास वायरल कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, पहुंचा देंगे, IBC 24 के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे। दूसरी बात, जिस चंबल संभाग की कह रहे हो, हाई कोर्ट ने कलेक्टर्स को इसी माफिया के नाम पर जो प्रताड़ित परेशान व्यापारियों को किया, कलेक्टर्स को पेनल्टी लगाई है 5-5 हजार रुपए की। ये सामान्य बात नहीं होती, उनकी गोपनीय जो रिपोर्ट्स बनती हैं, CR बनती है, उसमें लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि यह पता होगा आपको, आप तथ्यों की बात कर रहे हो। दूसरी बात, जरूर सवाल उठे, वो तो जनता के सामने नैतिकता का पूरा निर्वहन करते हुए मंत्री पद छोड़े हैं जी 6 लोगों ने, और बाकी लोगों ने विधायक पद छोड़े, त्याग पत्र दिए हैं और फिर जनता से आशीर्वाद लेने जाने वाले हैं। तो नैतिकता का तकाजा जो होगा वो पूरा करके जाने वाले कि किस प्रकार भ्रष्ट और निकम्मी सरकार थी जो केवल और केवल लूट खसोट। और हम नहीं कह रहे, इनके मंत्रियों ने कहा, उसी डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा उसी चंबल संभाग में कि पैसा ऊपर तक जाता है अवैध उत्खनन का। उमंग सिंगार जी ने आज दिनांक तक अपना बयान वापस नहीं लिया। दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया था कि अवैध उत्खनन, अवैध शराब, तमाम प्रकार की सत्ता संचालन के सूत्र उनके हाथ में है। ये पूरी नीतियों को प्रभावित करने एक छोटा कमेंट, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है अग्रवाल साहब। हर्षवर्धन जी, आपने ये पहले ही कह दिया कि अब के बार का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दल बदल ही है, सत्ता परिवर्तन, सत्ता पलट ही है, यही उपचुनाव की जड़ में भी है। लेकिन अगर इस नाते देखा जाए तो चुनौती किसकी ज्यादा है? एक सिंधिया खेमा है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस है, किसकी ज्यादा चुनौती है? देखिए, चुनौती निस्संदेह भाजपा के सामने, क्योंकि वो सत्ता में आ चुकी है। कांग्रेस सत्ता से जा चुकी है, तो जो दल सत्ता में आ जाता है उसको बरकरार रहने का चैलेंज होता है। और मैं यूं समअप करूंगा पुनीत जी कि इस चुनाव में 4 प्रमुख किरदार रहने वाले हैं: कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया। इनके अलावा जो दल बदल करके कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और जिनको स्वाभाविक है कि दोबारा टिकट दिए जा सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता का भी सबसे बड़ा पैमाना रहने वाला है। जनता को उनको ये सेटिस्फाई करना होगा कि ऐसे क्या हालात थे जिनके कारण वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में गए और दोबारा चुनाव में आ रहे हैं। तो व्यक्तिगत विश्वसनीयता ही इन परिणामों का जो है भविष्य तय करने वाली है। जी चलिए, अब वक्त मेरे पास खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। हाँ चलिए, 30 सेकंड जी जी कह दें। मैं केवल इतना, चुनौती भाजपा को नहीं, चुनौती कांग्रेस को है, क्योंकि उनको सरकार में वापस आने के लिए सारी की सारी सीटें, चलिए आपको खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास सत्ता होती है उसकी चुनौती बड़ी होती है। जाहिर सी बात है, एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अभी तो चुनौती है साहब, ये तो अच्छी बात है कि आपको चुनौतियां ज्यादा, आपको तो चुनौतियां पसंद है वैसे भी। सैयद जाफर साहब, बहुत छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट। इन्हें तो खरीदने की आदत हो गई है। इन्होंने कर्नाटक में खरीदा, इन्होंने गोवा में खरीदा, इन्हें महाराष्ट्र में खरीदने का प्रयास किया, तो मध्य प्रदेश में खरीदा, तो इनके लिए जनता का बहुमत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसी बात का फैसला जनता को लेना है, व्यक्तिगत चेहरों पर भी, एक खेमे पर भी और दोनों दलों पर भी। बहुत शुक्रिया आप सबका, भी तो चर्चाएं चलती रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।